वो व्हाट डू यू मीन? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिली ने पैनिक आवाज में कहा। अद्वैर्य की आंखें ठंडी हो गई और उसने कहा, तमीज से बात करो, मेरी बीवी से बात कर रही हो तुम। अचानक अद्वैर्य की बात सुनकर बिली को महसूस हुआ कि उसके बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन इराव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन नरम हो गए और उसने प्यार भरी नजरों से अद्वैर्य की तरफ देखा। फिर उसने जल्दी ही अपने कंपोजर को मेंटेन करते हुए पूरी कोल्डनेस के साथ बिली से कहा, तुमने इस बोतल में कुछ मिलाया है ना? इसलिए तुम इस वाइन को पी नहीं रही हो। बिली ने तुरंत कहा, आप मुझ पर फालतू के इल्जाम लगा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं मिलाया और मैं क्यों मिलाऊंगी? मैं तो यहाँ मिस्टर अग्निहोत्री के साथ मीटिंग करने आई थी, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? इराव्या ने सोफे पर आराम से अपनी पीठ लगाते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो ये ग्लास खाली करके दिखाओ, पी जाओ इस पूरी शराब को। अगर तुमने कुछ नहीं मिलाया है तो तुम्हें कोई कुछ नहीं हो, ना तुम्हें कुछ होगा और ना कोई कुछ कहेगा तुम्हें। लेकिन अगर अगले 2 मिनट में तुम नशे में हो गई तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। रेड वाइन है, एक गिलास में ज्यादा नशा नहीं होता इससे। अगर इसे पीने के बाद भी तुम नशे में हुई तो इसका मतलब है तुमने इसमें जरूर कुछ मिलाया है। बिली के चेहरे पर पैनिक एक्सप्रेशन देखकर इराविया तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने मन ही मन बोली, नाउ स्पीक अप बिच। बिली ने अपने पैनिक एक्सप्रेशन को पीछे धकेलते हुए जबरदस्ती मुस्कुराहट होठों पर रखी ताकि उन दोनों को शक ना हो। उसने अद्वैर्य की तरफ देखकर कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, मैं आपकी और आपकी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ मीटिंग करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर आपकी बीवी आकर मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही है, यह मेरी सरासर इंसल्ट है। अगर आपको यह डील नहीं करनी थी तो हम इसे कॉल पर भी खत्म कर सकते थे। यहाँ बुलाकर मेरी इतनी इंसल्ट करवाने से आपको क्या मिल गया? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक रिस्पेक्टेड बिजनेस वुमन हूँ और जिस तरह की घटिया इल्जाम इस वक्त मुझ पर लगाए जा रहे हैं, दिस इज रिडिकुलस। मैं आपको सेड्यूस करने की कोशिश क्यों करूंगी और नशे में आपका फायदा क्यों उठाऊंगी? क्या मिल जाएगा मुझे इस चीज से? इस बात पर अद्वैर्य के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। उसने कहा, मेरी बीवी ने ये नहीं कहा कि आप मुझे सेड्यूस करोगे या मेरा फायदा उठाओगे। उसने बस इतना कहा है कि आपने शराब में कुछ मिलाया है। अचानक अद्वैर्य की बात सुनकर बिली की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई और दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना सिलाईवा गटका इरावे एक तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने मन में बोली, बेवकूफ गधी, अपने ही शब्दों के जाल में फंस गई, इडियट। अद्वैर्य ने कहा, अगर आप ये शराब पीकर नहीं बताएंगी तो ठीक है, मैं इसे टेस्ट के लिए भेज देता हूँ। अगर मुझे इस शराब में जरा भी कुछ गड़बड़ मिली तो रिपोर्ट्स के साथ पुलिस कंप्लेंट की जाएगी। अद्वैर्य की बात सुनकर बिली के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने कहा, पुलिस पुलिस कंप्लेंट? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों करेंगे? इस बात पर अद्वैर्य ने अपनी एक आईब्रो को हल्का सा ऊपर उठाकर कहा, मेरी बीवी कुछ भी बिना वजह नहीं कहती। अगर वह इतना स्ट्रांगली आप पर कोई इल्जाम लगा रही है तो डेफिनेटली उसके पास रीजन होगा। आप ये शराब पीकर अपनी बेगुनाही प्रूव करेंगी या मैं इसे लैब टेस्ट के लिए भेज दूं। रिजल्ट आधे घंटे के अंदर मेरे हाथ में होगा। उसके बाद अगर मेरी बीवी की बात सच हुई फिर आपका क्या होगा आप ये सोच भी नहीं सकते। अद्वैर्य की बात सुनकर जहां इराव्या को अपने पति पर इतना प्यार आ रहा था कि बार बार मेरी बीवी सुनकर उसका मुंह लाल हो रहा था, पेट में गुदगुदी सी हो रही थी, वहीं बिली के तो होश उड़े हुए थे। वह कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं बोली, उसके दिमाग में कुछ आया ही नहीं। इराव्या ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं विकराल को बोल देती हूँ, वो ये बोतल लैब में ले जाएगा। तुम तब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है? उसने अद्वैर्य के हाथ से बोतल ली और उसे रुमाल से जरा ठीक से पकड़ा ताकि उस औरत के फिंगरप्रिंट के निशान हट ना जाए। वह उठकर जाने लगी कि तभी बिली एकदम से अद्वैर्य के पैरों में गिर गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर अग्निहोत्री। अचानक बिली के ऐसा करने से इराव्या के कदम रुक गए, पर अद्वैर्य अपनी जगह पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठा रहा। बिली हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरी अपनी मजबूरी है। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, प्लीज। अद्वैर्य ने काफी कठोर आवाज में कहा, किसके कहने पर यह सब कुछ किया है तुमने? बिली कुछ सेकंड के लिए तो चुप हो गई, हाथों को मसलने लगी जैसे बहुत नर्वस महसूस कर रही हो कि उसे बताना चाहिए या नहीं।
उसे चुपचाप देखकर अध्वर्य ने कहा, 1 मिनट के अंदर सब कुछ बताओ। 1 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो फिर तुम कितना भी बोलोगी मैं सुनूंगा नहीं। बिली अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए बोली, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस मुझे बहुत भारी पड़ेंगे। अगर मैंने उनका नाम रिवील कर दिया तो मेरी फैमिली पर खतरा आ जाएगा। अध्वर्य ने कहा, ऑनेस्ट होकर सब कुछ बताओ। तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अगर तुम इन सब में सिर्फ एक विक्टिम हो तो मैं तुम्हें सफर नहीं करने दूंगा, लेकिन अगर 1% भी इन सब में तुम्हारा फायदा है तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। अध्वर्य अग्निहोत्री कितना खतरनाक है ये तुम्हें दिखाऊंगा। इराव्या चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है और मोबाइल फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। फिर वह अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहती है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इराव्या की बोल्ड हरकतों को देखकर अध्वर्य उसकी तरफ देखता है। काफी इम्प्रेस भी लग रहा था, अमेजिंग। लेकिन जब वह बिली को देखता है तो उसके एक्सप्रेशन फिर से हद से ज्यादा कठोर और खतरनाक हो जाते हैं। बिली अपना सलाइवा गटक लेती है। वह अब भी हिचकिचाई जा रही थी। इराव्या ने टाइम देखते हुए कहा, 15 सेकंड गुजर चुके हैं। बिली तुरंत होश में आती है और फटाफट उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर देती है। उसे यह सब करने के लिए अध्वर्य के बिजनेस राइवल ने भेजा था। उसे थ्रेट करके कहा गया था कि अगर वह उसकी बात मानेगी नहीं तो वे उसकी फैमिली को टारगेट करेंगे। उस बिजनेस राइवल के साथ बिली की कुछ फिजिकल रिलेशनशिप भी थी, जिनकी रिकॉर्डिंग्स और वीडियो क्लिप्स उस आदमी के पास थी, जिसे ब्लैकमेल करके उसने बिली से यह काम करवाया। क्योंकि अध्वर्य अग्निहोत्री बहुत खतरनाक पर्सनैलिटी है, इसलिए बिली ने शुरू में मना कर दिया था जब उसे प्यार से रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन जब उसे डराया गया तो उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। सारी बातें बताने के बाद बिली शांत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। इराव्या उसका दिमाग पढ़ सकती है, वो सच बोल रही थी। इराव्या तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और फिर आगे की तरफ देखती है। अध्वर्य एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। उसके बाद अध्वर्य विकराल को अंदर बुलाता है। फोन रिकॉर्डिंग उसके हाथ में देकर वह उसको क्या करना है यह अच्छे से बता देता है। बहुत कम शब्द में ही अध्वर्य अपनी बात कहने का हुनर रखता है, लेकिन उसका एक एक शब्द पूरी कहानी कहता था, इसलिए उसके एक भी शब्द को मिस नहीं किया जा सकता था। विकराल ने सब कुछ गौर से सुना और तुरंत ही डिटर्मिनेशन में अपना सर हिलाकर कहा, डोंट वरी बॉस, आई विल हैंडल दिस। उसके बाद बिली विकराल के साथ वहां से चली गई। उनके जाते ही अध्वर्य आराम से सोफे पर बैठ गया। इराव्या ने एक गहरी सांस लेकर अपनी बाहें फैलाई और सोफे से अपना सर लगाकर कहा, थैंक गॉड। इराव्या अपने आप पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। फाइनली उसने अपने पति को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में गिरने से बचा लिया। पर जब उसने सर उठाकर अध्वर्य की तरफ देखा तो पाया कि अध्वर्य उसे बड़ी ही सस्पिशियस नजरों से देख रहा है। अध्वर्य की ऐसी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके इराव्या तुरंत सीधी होकर बैठ जाती है। अध्वर्य बोला, केयर टू एक्सप्लेन वाइफी। इराव्या समझ चुकी थी कि अध्वर्य को एक्सप्लेनेशन चाहिए कि उसे कैसे पता चला कि यह सब कुछ होने वाला है। अब इराव्या अध्वर्य को क्या बताए कि उसे कैसे पता चला। बता भी दिया तो कौन सा अध्वर्य उस पर भरोसा करने वाला है, क्या वाकई में करेगा या नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने अध्वर्य से कहा, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन। उसने इतना ही कहा तो अध्वर्य कुछ सेकंड के लिए चुपचाप उसे देखता रहा, पर उसने कुछ नहीं कहा। अध्वर्य चुपचाप बैठा रहा। इराव्या हैरान भी थी और अमेज भी कि अध्वर्य ने आगे कोई सवाल पूछा ही नहीं। उसने अध्वर्य से कहा, पूछोगे नहीं कि मैं क्यों नहीं बताना चाहती। अध्वर्य ने अपने फोन को देखते हुए कहा, फर्क नहीं पड़ता, तुमने कहा नहीं मतलब नहीं। अगर उसकी बीवी कह रही है कि वो नहीं बताना चाहती तो बात यहीं पर खत्म। अध्वर्य आगे कुछ नहीं पूछेगा। अध्वर्य की बातें सुनकर इराव्या की आंखें नरम हो गई। कितना गलत समझा मैंने इस आदमी को अपने पिछले जीवन में, सचमुच। अब तो मुझे अपने आप पर शक होने लगा है कि मैं इसे डिजर्व करती भी थी या नहीं। पर अब तो ये मुझे मिल चुका है। अब तो ये ग्रीन प्लेनेट सिर्फ मेरा है। ओह गॉड, आई जस्ट लव हिम। अध्वर्य ने जब इराव्या की तरफ देखा तो पाया कि वह प्यार, एडोरेशन से भरी नजरों से उसे देख रही है और उसके होठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट जो उसके चेहरे की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रही है। उसने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई और कहा,
कितनी देर तक तुम मुझे ऐसे घूरने वाली हो? इराविया होश में आई और थोड़ा ऑकवर्ड होकर नजरों को चुरा लिया। ऐसा करते हुए वह इतनी क्यूट लग रही थी कि जाने अनजाने आदि के होठ हल्के से ऊपर उठ गए। अ, जल्दी ही उसके एक्सप्रेशन फिर से नॉर्मल यानी ठंडे हो गए। इराविया धैर्य से बोली, क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अद्वैर्य बस नजरें उठाकर इराविया की तरफ देखता है। इराविया अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबाती है और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, "अ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे?" अद्वैर्य इराविया की बात सुनकर बोला, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलूं? इराविया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। अद्वैर्य 2 सेकंड में के लिए सोच में पड़ गया और बड़ी ही सस्पिशियस नजरों से इराविया को देखने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसा देखते हुए देखकर इराविया अपनी आईब्रोज उठा लेती है। व्हाट? अद्वैर्य इराविया से बोला, मैं देख रहा हूँ कुछ वक्त से तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? इराविया हल्का तिरछा सा मुस्कुराई और उठकर अद्वैर्य के पास आ गई। अद्वैर्य की कोल्ड आंखें हल्की सी फैल गई जब वो करीब जाकर उसकी लैप पर बैठ गई। अद्वैर्य को अचानक उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा। इराविया उसके तेज धड़कनों को सुनकर मुस्कुरा दी। धीरे से वो अद्वैर्य के करीब आई। अचानक उसके करीब आने से अद्वैर्य की सांसों में इराविया की खुशबू समा गई, जिसने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी को बढ़ा दिया। इराविया एकदम से अद्वैर्य के नजदीक थी। वह अद्वैर्य की आंखों में देख सकती थी। हल्की कंफ्यूजन में अद्वैर्य उसे देख रहा था। उसके दिल की तेज धड़कनें उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जो उसे अमेज कर रही थी। उसके करीब आते ही जैसे अद्वैर्य के कान लाल हो गए थे, जिन्हें इराविया ने बहुत अच्छे से नोटिस किया था। जब इराविया अद्वैर्य की गोद में बैठी तो उसके खुद के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। उसे अद्वैर्य के बदन की और उसके परफ्यूम की मिक्स महक जैसे बहुत ज्यादा मदहोश कर रही थी। इराविया अद्वैर्य की आंखों में देखते हुए बोली, मेरे दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम ही चल रही हो, और जो तुम बार बार मुझे शक भरी नजरों से देखते हो ना, बिल्कुल सही देखते हो। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। इस बार मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से गिराना चाहती हूँ, अपने प्यार में फंसाना चाहती हूँ, अपने मोहब्बत के जाल में, जहां से तुम दोबारा कभी निकल नहीं सकते। इराविया ने हाथ उठाकर अद्वैर्य के गाल पर रखा, अंगूठे से हल्का सा उसका गाल सहलाते हुए अपने चेहरे के करीब किया। अद्वैर्य ने जब महसूस किया कि वह किस लिए करीब आ रही है, तो उसका दिल जैसे उसके सीने में बहुत जोर से उछलने लगा। अगले ही पल इराविया के होंठ अद्वैर्य के होंठ के ऊपर थे। वह उसे किस कर रही थी। अद्वैर्य की आंखें कुछ सेकंड के लिए खुली ही खुली रह गई। तकरीबन 10 सेकंड उसे लगे यह महसूस करने में कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जब उसने अपने होठों पर इराविया के होठों का मूव करते हुए महसूस किया, तो उसने पलकों को कई बार झपकाया होश में आने के लिए। इराविया अद्वैर्य के होठों पर किस कर रही थी और बेचैन हो रही थी कि वह रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसलिए वह थोड़ा एग्रेसिव होने लगी। उसने अद्वैर्य के होठ के किनारे को हल्का सा दांत के नीचे दबाया ताकि उसे होश में लेकर आए, जो उसके डेस्परेशन को भी दिखा रहा था। फिर वह चाहती थी कि अद्वैर्य भी इस किस को अच्छे से रिस्पॉन्स दे। अद्वैर्य ने तुरंत इराविया के कंधों को पकड़कर उसे जरा पीछे किया। इराविया अद्वैर्य की आंखों में देखने लगी। अद्वैर्य काफी ठंडी आवाज में बोला, तुम आग के साथ खेल रही हो, तुम्हें पता है ना? अद्वैर्य की बात सुनकर इराविया उसके कॉलर पकड़ उसे करीब करते हुए बोली, सिर्फ खेलना नहीं, मैं इस आग में जलना चाहती हूँ। इराविया की आवाज में पूरा डिटर्मिनेशन था। अद्वैर्य हैरान था, बिल्कुल हैरान। इराविया अपने दिमाग में बोली, इस बार मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में की थी। मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगी आदि, और ना होने दूंगी। अगर तुम आग हो तो मैं उसी आग में समा जाना चाहती हूँ। इस बार तुम्हें अपना बनाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए किस्मत के लिखे को बदल कर रहूंगी। इस बार अद्वैर्य और इराविया की हैप्पी एंडिंग, वो दर्दनाक अंत नहीं। इराविया की आंखों को देखते हुए अद्वैर्य ने कहा, आखिर तुम हो कौन? तुम तो इराविया नहीं हो जिसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत दिखाई देती थी, जो किसी भी वक्त मुझे खत्म करने को बेचैन रहती थी।
अब जिस इराव्या को मैं देख रहा हूँ उसे सिर्फ मेरी बाहों में आने का बहाना चाहिए। तुम इराव्या नहीं हो। कौन हो तुम? अधैर्य की बात सुनकर इराव्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सही कहा तुमने, मैं इराव्या नहीं हूँ। जो इराव्या तुमसे नफरत करती थी और तुम्हें खत्म कर देना चाहती थी, वह तो कब की मर चुकी है। यह इराव्या अलग है। इसे यह जिंदगी मिली है सिर्फ इसलिए ताकि तुम पर अपना प्यार लुटा सके। ओके। इराव्या की बात सुनकर अद्वैर्य की आंखें हल्के से कठोर हो गई। उसने कहा, तुम चाहे कुछ भी सोच कर रखा हो, इतनी आसानी से तो तुम्हें उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और तुम चाहे कोई भी हो, पर रहोगी हमेशा मेरी ही। अद्वैर्य ने एक झटके में इराव्या को अपनी बाहों में दबोच लिया और अगले ही पल दोनों पैशनेट किस में डूब गए। इराव्या का दिल खुशी से झूम रहा था। उसने अद्वैर्य को अपने आगोश में भर लिया, उसके गले में बाहें लपेट लिए और बिल्कुल अपने सीने पर गिर गई। उसके सीने पर गिर गई। ओके, एकदम सरेंडर पोजीशन में। अद्वैर्य की पकड़ इराव्या की कमर पर इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों के निशान उसकी गोरी गोरी पतली कमर पर साफ साफ दिखाई देने लगे। अद्वैर्य की एग्रेसिवनेस इराव्या को पागल कर रही थी, मदहोश कर रही थी। और हमेशा की तरह अद्वैर्य ऐसे कर रहा था मानो उसके अंदर से पूरी ही ऑक्सीजन खींचकर उसे खत्म ही कर देगा। लेकिन अब इराव्या का भी साफ इरादा था, अगर उसका हस्बैंड एग्रेसिव है तो उसे डबल एग्रेसिव होने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और विकराल अंदर आकर बोला, सर वो। उसने इतना ही कहा था कि उसकी आंखें फट गई और वो स्पीचलेस हो गया। उसने देखा कि उसका बॉस इस लड़की को बाहों में लेकर पागलों की तरह किस कर रहा है। दोनों बड़ी अजीब पोजीशन में एक दूसरे की बाहों में हैं। अचानक इस नजारे को विटनेस करके विकराल काफी ज्यादा awkward और शर्मिंदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, अपनी नजरें चुराने लगता है। तभी अचानक अद्वैर्य की कड़क आंखें अपने ऊपर महसूस होती हैं। वह अब भी इराव्या को किस कर रहा था। इराव्या भी रुक नहीं रही थी, लेकिन अद्वैर्य की वार्निंग से भरी आंखों को अपने ऊपर महसूस करके विकराल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो कि अद्वैर्य आंखों ही आंखों में वार्निंग दे रहा था, दफा हो जाओ, हमारे प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब मत करो वरना खड़े खड़े आग लगा दूंगा। यह महसूस करके विकराल ने एक भी सेकंड नहीं गवाया और तुरंत कैबिन के बाहर भाग गया। 20 मिनट के हॉट पैशनेट किस के बाद इराव्या सोफे पर बेजान होकर गिर गई और इतना जोर जोर से सांस लेने लगी मानो 2 सेकंड और होती तो उसकी आत्मा शरीर से छूट ही जाती। ओ माय गॉड, यह आदमी हमेशा इतना पागलों की तरह किस कैसे कर लेता है। इराव्या ने अद्वैर्य की तरफ देखा। अद्वैर्य बड़ी पैशनेट भरी नजरों से उसे देख रहा था। तभी अचानक इराव्या को कुछ ऐसा दिखा कि उसकी आंखें हलक में अटक गई। अद्वैर्य ने तुरंत सोफे पर रखे कुशन को उठाकर अपने टांगों के बीच वाली जगह पर रख लिया और ओकवर्ड होकर अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर लिया। इस किस की वजह से जैसे वह टर्न ऑन हो गया था। इस लड़की ने उसे उकसाया, उसे टर्न ऑन कर दिया। उसे जरूर प्रॉब्लम हो रही होगी। शर्मिंदगी में इराव्या ने अपने निचले होठ को दांतों से नीचे दबाया और फिर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। अद्वैर्य ने इराव्या की तरफ देखते हुए कहा, बाहर वेट करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। अद्वैर्य की बात सुनकर इराव्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपना सर हिलाया और कैबिन से बाहर आ गई। शर्मिंदगी से अभी उसका पूरा चेहरा लाल था। उसके बाहर आते ही अद्वैर्य ने एक गहरी सांस लेकर सर को पीछे टिका दिया। अपने गोद में रखे हुए नरम तकिए पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसका दिल अब भी बहुत ज्यादा जोर से धड़क रहा था। जब वह इराव्या को किस कर रहा था, एक सेकंड के लिए तो उसे लगा कि बस यहीं पर उसे सोफे पर गिरा ले और टूट पड़े उसके ऊपर, लेकिन उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। फिर उसने अपनी आंखें खोली और तुरंत छत की सीलिंग की तरफ देखते हुए कहा, इराव्या अद्वैर्य अग्निहोत्री, तुम मेरे लिए बहुत बड़ा टॉर्चर हो। थोड़ी देर में अद्वैर्य बाथरूम से बाहर निकलता है। फ्रेश होने के बाद वह सीधा इराव्या को लेकर वहां से जाने लगता है। वह विकराल से उसकी सारे मीटिंग्स और शेड्यूल को क्लियर करने के लिए बोल देता है। उसके बाद वे दोनों शॉपिंग पर निकल जाते हैं। विकराल हैरान था, काफी ज्यादा हैरान। उसका बॉस काम को कभी भी पीछे नहीं छोड़ता था, लेकिन इस लड़की के पीछे तो जैसे उसे काम भी दिखाई नहीं देता। इराव्या और अद्वैर्य मॉल में एंट्री करते हैं। वह तुरंत अद्वैर्य के बाजू पर
अपनी बाहों को लपेट लेती है। अद्वैर्य ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता, चुपचाप अंदर आ जाता है और इराव्या उसके साथ साथ चलती है। अद्वैर्य के बगल में उसी की तरह डेडली ओरा लेकर चल रही इराव्या अपनी कोल्ड आंखों से देखती है कि सब उन्हें देख रहे थे। दोनों इस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे जंगल में शेर और शेरनी टहलने निकले हैं। शॉप के अंदर जैसे ही वो लोग एंट्री करते हैं, वहां बाकी शॉपिंग करने आए हुए लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाता है। जब वे मॉल में आए हैं, हर कोई इतने खूबसूरत कपल को देखकर उन्हें एडमायर किए बिना रह ही नहीं पा रहा था। अद्वैर्य अग्निहोत्री शहर की एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। वह नॉर्मली कहीं मॉल वगैरह में नहीं जाता, लेकिन आज उसकी बीवी ने इतने प्यार से उसे रिक्वेस्ट की है तो वह मना कैसे कर सकता है। अद्वैर्य ने इस शहर के बहुत बड़े बड़े मॉल हैं और यह मॉल भी उसी का है। अद्वैर्य को वेलकम करने के लिए खुद मैनेजर भाग कर आता है और फिर उन लोगों को वेलकम करता है। अद्वैर्य के कुछ बोलने पर मैनेजर तुरंत रिएक्ट करता है और पूरी शॉप को खाली कर देता है। अद्वैर्य को ज्यादा लोगों की प्रेजेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर वह अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने आया है तो यहाँ पर सिर्फ उसकी बीवी ही शॉपिंग करेगी और कोई भी नहीं। इराव्या जब यह देखती है तो उसका दिल नरमा जाता है। उसके बाद वह खुद के और अद्वैर्य के लिए शॉपिंग करना शुरू कर देती है। काफी एक्साइटेड होकर वह अद्वैर्य के लिए शॉपिंग कर रही थी। जिंदगी में पहली बार उसे अद्वैर्य के लिए कुछ खरीदना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अद्वैर्य आराम से सोफे पर बैठा अपना मोबाइल फोन स्क्रॉल कर रहा था, जबकि इराव्या उसके लिए अच्छा सा सूट सिलेक्ट करने में बिजी थी। शॉप का मैनेजर और स्टाफ काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे अपने मालिक को उनकी बीवी के साथ यहाँ पर देखकर। सब लोग अच्छी तरह जानते थे कि अद्वैर्य और इराव्या सिर्फ नाम के हस्बैंड वाइफ हैं। कोई जानता था कि इन दोनों के बीच में कुछ खास रिश्ता नहीं है। लेकिन यह अजीब है, ये दोनों साथ में शॉपिंग करने आए हैं। इराव्या पीछे से अद्वैर्य के पास आती है और उसके गले में बाहें डालते हुए जरा सा झुककर उसके कान के पास कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक सूट सिलेक्ट किया है, तो एक बार चेक कर लो, उसके बाद मैं उन्हें फाइनल करती हूँ। उसने एकदम से अद्वैर्य के करीब आकर कहा। उसकी सांसों की गर्माहट अद्वैर्य को अपने कानों के पास महसूस हो रही थी। अद्वैर्य को अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आसपास के सारे लोग उनका इतना इंटीमेट जेस्चर देखकर हैरान हो जाते हैं, पर कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। अद्वैर्य ने हल्का सा सर हिलाया। वह खड़ा हुआ और ट्रायल रूम में जाकर इराव्या के सिलेक्ट किए हुए कपड़े चेक करने लगा। इराव्या ने अपने लिए भी एक खूबसूरत ड्रेस सिलेक्ट की थी, लेकिन उस ड्रेस को उसने अद्वैर्य को दिखाई नहीं, क्योंकि यह अद्वैर्य के लिए सरप्राइज थी। जब वह इस ड्रेस को पहनकर अद्वैर्य के सामने आएगी तब वह उसे देखता ही रह जाएगा। शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अद्वैर्य इराव्या को घर पर ड्रॉप करता है। अद्वैर्य की गाड़ी रुकती है। इराव्या अपने शॉपिंग बैग्स को लेते हुए बोली, शाम को कब तक रिसीव करने आओगे मुझे? अद्वैर्य कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। रिसीव फॉर व्हाट? इराव्या ने कहा, क्या मतलब, किस लिए? अग्निहोत्री मेंशन नहीं जाना? आज ग्रैंडमा का बर्थडे है ना? इराव्या की बात सुनकर अद्वैर्य की आंखें हैरानी में सिकुड़ गई। तुमसे किसने कहा कि तुम मेरे साथ पार्टी में जा रही हो? अद्वैर्य की बात सुनकर इराव्या थोड़ी सी हैरान और कंफ्यूज हो जाती है। उसे याद है पिछले जीवन में अद्वैर्य उसे पार्टी में लेकर जाने के लिए स्ट्रिक्ट ऑर्डर देता है, लेकिन इराव्या मना कर देती है। उसके बाद अद्वैर्य जब फोर्स करता है तो इराव्या पार्टी में जाकर बहुत बड़ा बवाल करती है। अद्वैर्य उसके भाई के नाम पर उसे फोर्स करता है। जब भी इराव्या कोई काम नहीं करती या फिर अद्वैर्य काम करवाना चाहता है तो अद्वैर्य उसे काम करवाने के लिए हमेशा सोहम का सहारा लेता है, उसे ब्लैकमेल करता है। लेकिन इस बार उसे जाने के लिए नहीं कहा। ये इराव्या के लिए काफी हैरान कर देने वाली बात थी। उसे अपनी तरफ इतना कंफ्यूज और हैरानी में देखते हुए कहा, अद्वैर्य ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम तो वहां नहीं जाना चाहती थी, फिर अचानक से तुमने वहां पर जाने का मन कैसे बना लिया? इराव्या अद्वैर्य से बोली, और तुम मुझे वहां पर लेकर जाना क्यों नहीं चाहती? अद्वैर्य ने जवाब दिया, सोचा तो था कि तुम्हें जबरदस्ती वहां अपने साथ लेकर चलूं, लेकिन तुम्हारे आजकल के बिहेव को देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, इसलिए तुम वहां पर नहीं जाओगे मेरे साथ। इराव्या अपनी आंखों को सिकोड़ कर बोली, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ।
मुझे पार्टी से पहले लेने के लिए घर पहुंच जाना। ऑलराइट मिस्टर हस्बैंड। यह बोलकर इराव्या गाड़ी से उतरी और बंगले की तरफ अंदर चली गई। अध्वर्य कंफ्यूज होकर उसे बस देखता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर गाड़ी लेकर वहां से चला गया। इराव्या जैसे ही बंगले के अंदर आई, उसका फोन जोर जोर से बजने लगा। उसने मोबाइल फोन निकालकर जब स्क्रीन पर अहाना का नाम फ्लैश होते हुए देखा, तो उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई और उसकी आंखें खतरनाक तरीके से स्क्रीन को घूरने लगी। अहाना का नाम देखते ही उसके दिमाग में पिछली जिंदगी की सारी यादें घूम गई। अहाना इस वक्त रुद्वान की सेक्रेटरी बनने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन इराव्या जान चुकी थी कि वह दरअसल में उसकी सेक्रेटरी नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। मजे की बात तो यह थी कि पिछले जीवन में इस वक्त तक इराव्या और रुद्वान के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बने थे, तो इसका मतलब फिलहाल वह अपने पति के लिए बिल्कुल प्योर थी, बिल्कुल प्योर। फोन कॉल को इग्नोर करके वो अपने कमरे में जाती है तैयार होने के लिए। रात का वक्त हो जाता है और वह बार बार घड़ी में टाइम देखकर बालकनी के दरवाजे की तरफ देख रही थी। अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबाते हुए उसने सोचा, कहीं अध्वर्य सच में मुझे ना लेने आया तो क्या सच में वो मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएगा? यह सोचकर वह अपना मुंह बना लेती है। फिर वो अपना फोन उठाती है और अध्वर्य को कॉल करने का सोचती है। वह जैसे ही अध्वर्य का नंबर डायल करने वाली होती है, वैसे ही दरवाजे से एक लंबी सी कार बंगले के अंदर एंट्री करती है। इराव्या जब गाड़ी को देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। अपने सारे काम खत्म करके अध्वर्य बंगले पर पहुंचता है। इराव्या भागकर सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है। एकदम से वह अध्वर्य के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अध्वर्य के कदम वहीं एकदम से रुक जाते हैं, क्योंकि इराव्या अचानक ही उसके सामने आ गई थी। वह हल्का सा हैरान भी हो गया था। उसने अपने कोल्ड कंपोजर को मेंटेन रखते हुए इराव्या से कहा, ऐसे हार्ट अटैक से नहीं मरूंगा। हाँ, हार्ट अटैक बहुत मजबूत है मेरा। मुझे मारने का तुम्हारा एक और प्लान फेल हो गया। अध्वर्य की बातें सुनकर इराव्या ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुम ऐसे हमेशा मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ? अध्वर्य कुछ नहीं बोला। इराव्या ने तुरंत उसके बाजू पर अपने हाथ को लपेटते हुए कहा, मैंने तुम्हारे कपड़े बेड पर रख दिए, फटाफट जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद हम दोनों पार्टी में चलेंगे। ओके माय लव। यह बोलकर उसने अध्वर्य के गाल पर किस किया और वह अपने कमरे में चली गई। अध्वर्य अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया। यहाँ तक कि घर के आसपास के नौकरों ने जब यह देखा तो उन्होंने भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अध्वर्य की पलकें 3-4 बार झपकी। उसके कान अजीब तरीके से लाल हो गए। फिर उसने अपने कोल्ड कंपोजर को मेंटेन करते हुए गला साफ किया और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी नजरों को देखकर घर के नौकर तुरंत अपने कामों में लग गए। फिर अध्वर्य भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में अध्वर्य नीचे हॉल में खड़ा था, ब्लैक सूट और क्रिस्प व्हाइट शर्ट में। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फेमस मैगजीन के कवर से सीधा बाहर निकला हो। उसके बाल परफेक्टली सेट थे, हल्की सी स्टबल जो उसकी जॉ लाइन को और ज्यादा शार्प बना देती है। टाइम पीस उसकी कलाई पर, ब्लैक शाइनिंग शूज उसकी पूरी पर्सनैलिटी को कंप्लीट कर रहे थे और वो सच में आज दुनिया का सबसे हैंडसम मैन लग रहा था। और तभी अध्वर्य को किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सीढ़ियों से धीमी धीमी चाल में इराव्या नीचे आ रही थी। हर कदम पर उसके हील्स की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। सिल्वर और पर्ल वर्क वाली रॉयल ब्लू ऑफ शोल्डर गाउन में वो किसी हेवनली फेयरी से कम नहीं लग रही थी। उसके खुले बालों की सॉफ्ट वेव्स उसके कंधों पर गिरी हुई थी और उसकी आई शेडो और न्यूड लिपस्टिक उसके नेचुरल ग्लो को उभार रही थी। उसकी कमर पर पड़ा हुआ हल्का सा शिमरिंग बेल्ट और मैचिंग इयररिंग्स उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। अध्वर्य ने ऊपर देखा तो एक पल के लिए तो उसकी सांसें ही अटक गई। अध्वर्य को अपनी तरफ ऐसे फटी आंखों से देखा हुआ देखकर इराव्या को ऑलरेडी समझ में आ गया था कि वह कैसी लग रही है। होठों पर एक नरम मुस्कुराहट के साथ
वह अद्वैर्य के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, कैसी लग रही हूँ हस्बैंड? इराव्या की आवाज सुनकर अद्वैर्य तुरंत होश में आया और बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड होकर अपनी नजरों को चुराने लगा। उसे नजरें चुराता हुआ देखकर इराव्या की मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ गई। वह करीब आई और अद्वैर्य के शर्ट से के कॉलर्स को थोड़ा ठीक करते हुए बोली, वैसे तुम भी आज बहुत कमाल के लग रहे हो। ख्याल रखना कहीं पार्टी में लड़कियां तुम्हारे ऊपर फिदा ना हो जाएं। मैं तुम्हारी लाइफ में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इराव्या की बात सुनकर अद्वैर्य का हार्ट बीट स्किप करने लगा। वह उसकी आंखों में देखने लगा। तभी विकराल अंदर आया और बोला, सर गाड़ी तैयार है, हमें निकलना है। अद्वैर्य तुरंत होश में आकर हल्का सा सिर हिलाता है और आगे बढ़ता है। इराव्या तुरंत अद्वैर्य के बगल में चलती है। उसे अद्वैर्य के साथ चलता हुआ देखकर इरिटेट होकर विकराल अपने दिमाग में बोला, अब ये कहाँ चल रही है? इराव्या ने विकराल के बगल से गुजरते हुए कहा, मैं भी पार्टी में चल रही हूँ, एनी प्रॉब्लम? विकराल हैरान हो गया, कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि हर बार वह जो कुछ भी सोचता है इस लड़की को पता कैसे चल जाता है। अपने सिर को खुजलाते हुए वे कंफ्यूज होकर वहीं पर खड़ा रहा। फिर आगे बढ़ते हुए राव्या की आवाज उसे सुनाई दी, अब वहीं पर खड़े रहोगे? जल्दी आओ। विकराल तुरंत भागकर आता है। गाड़ी के पास पहुंचकर अद्वैर्य जेंटलमैन की तरह इराव्या के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है। चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ इराव्या गाड़ी में बैठ जाती है। अद्वैर्य अपने सूट को थोड़ा ठीक करता है और दूसरी तरफ से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। विकराल गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठता है और गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। गाड़ी बंगले से निकल जाती है। थोड़ी देर की ड्राइविंग के बाद उनकी गाड़ी अग्निहोत्री मेंशन के आगे रुक जाती है। वह अग्निहोत्री मेंशन जहां पर अग्निहोत्री परिवार रहता था। इस मेंशन को देखकर इराव्या के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पिछले जीवन में वह जब भी यहाँ पर आती थी कोई ना कोई बवाल करके ही जाती थी। धीरे धीरे अद्वैर्य ने उसे यहाँ पर लेकर आना ही बंद कर दिया था, क्योंकि हर बार उसके परिवार के किसी सदस्य को किसी न किसी मुसीबत में डालकर वो निकल लेती थी। उसे मेंशन को देखते ही राव्या अपने मन में बोली, आज सही मायने में ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने पति के साथ अपने ससुराल आई हूँ। कम ऑन राव्या, अपने आप को मजबूत करो। तुमने काफी गलतियां की हैं, तो अब उन्हें सुधारने का वक्त है। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अद्वैर्य की तरफ देखा। अद्वैर्य जो उसे ही देख रहा था। अचानक अद्वैर्य की नजरों को अपने ऊपर देखकर इराव्या का हार्ट बीट स्किप करने लगा। वह अद्वैर्य से बोली, चले? अद्वैर्य ने अपनी नजरें सीधी की और हल्का सा सिर हिलाया और उसके बाद गाड़ी से निकल गया। वह गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आया। इराव्या के लिए उसने दरवाजा खोला और अपना हाथ आगे बढ़ाया। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इराव्या ने अपने हाथ को अद्वैर्य के हाथ में रखा। उसने अद्वैर्य के हाथों की मजबूती और नरमाहट को जैसे ही महसूस किया उसके रोंगटे खड़े हो गए। पर फिर वह बाहर निकली। फिर अद्वैर्य मेंशन के अंदर जाने लगा और इराव्या उसके साथ मेंशन के अंदर आती है। वह देखते हैं कि मेंशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पार्टी बाहर मैदान में है। घर के बाहर का गार्डन भी इतना खूबसूरत है कि कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। वहां पर लाइटिंग का बहुत बड़ा सा अच्छा सा अरेंजमेंट किया गया है। बहुत सारे मेहमान हैं, हाथों में ड्रिंक लेकर मुस्कुराकर आपस में बातें कर रहे हैं। कैलाशी अग्निहोत्री लोगों की भीड़ से अलग खड़ी हुई थी। सुंदर से व्हाइट कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। पूरे बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसने अपने लुक्स को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा था। कोई देखकर बोल भी नहीं सकता था कि यह औरत 70 साल के करीब पहुंच गई है। चेहरे पर आज भी काफी गुरूर और चमक थे। सब लोग उसके बर्थडे विश लिख करके जा रहे थे। तभी उसके सामने रेचल और विदा आते हैं। रेचल मुस्कुराकर कैलाशी से कहती है, ग्रैंडमा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। हैप्पी बर्थडे। आई विश यू अ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ। कैलाशी ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू बेटा, लेकिन ऑलरेडी 70 पार करने वाले हूँ, अब और कितना ही जीऊंगी। लंबी उम्र तो अब मुझे तुम बच्चों के लिए मांगनी चाहिए। बाय द वे, अब तुम्हारी एलर्जी कैसी है? रेचल ने ऊपर से नीचे तक पूरे कपड़े पहन के रखे थे ताकि उसके शरीर के ज्यादा हिस्से दिखाई ना दे। वैसे तो उसने बहुत ही हॉट और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस अपने लिए सिलेक्ट किया था, लेकिन पार्लर में जो काम उसके साथ हुआ उसका पूरा शरीर ही लाल पड़ गया। पूरे शरीर पर दाने निकल आए। ऐसे में थोड़ी सी बॉडी रिवील होती तो काफी बुरी लगती। और ऊपर से अपने चेहरे के लाल निशानों को छुपाने के लिए उसने बहुत सारा मेकअप भी करके रखा था।
उसकी बॉडी में काफी दर्द था तो उसने पेन किलर भी ली थी। उसने कहा, अब ठीक हूँ ग्रैंडमा, बस थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन इट्स ओके। मैं आज आपका दिन सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए मुझे दर्द की कोई फिक्र नहीं है। मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर मेरा दर्द नहीं है। रेचल की बात सुनकर कैलाशी और विदा के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा नरम हो जाते हैं। कैलाशी रेचल के हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, माय गॉड, माय स्वीट लिटिल ग्रैंड चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू स्वीट हार्ट। रेचल हमेशा ही ऐसी मीठी मीठी बातों से सबके मन में अपने लिए जगह बनाकर रखती थी, इसलिए यहाँ पर विदा और कैलाशी की तो वो फेवरेट थी। पार्टी में जैसे ही अद्वैर्य की एंट्री होती है, एकदम से सबकी नजरें बाकी हर चीज से हटकर अद्वैर्य अग्निहोत्री की तरफ चली जाती है। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं जब वह लोग अद्वैर्य के साथ एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा को चलकर आता हुआ देखते हैं, इराव्या। अद्वैर्य की बाहों में इराव्या बाहें डालकर पार्टी में एंट्री करती है। उसका अद्वैर्य के इतना करीब होकर मुस्कुराकर यूं पार्टी में आना सब के लिए शौक से कम नहीं था।